साई राम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी में वितान पुस्तक ले रहे थे। यहाँ पर वितान पुस्तक में हम आलो अंधारी, जिसकी लेखिका बेबी हालदार हैं, पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हमारा पाठ 2 राजस्थानी की रजत बूंदे हो गया था, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी थे। अब हमारा आलो अंधारी, जिसकी लेखिका बेबी हालदार है, यह चल रहा था। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा आज का विषय हिंदी, उपविषय, गद्यखंड, वितान, प्रकरण आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। ठीक है, तो ये बेबी हालदार हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। यह इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है और बहुत ही कष्ट भी इन्होंने सहे हैं, जिसके बाद इन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद यह एक कुशल और एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई है। इन्होंने अपने जीवन में संघर्षों को और कष्टों को झेलते हुए किस प्रकार से अपनी मंजिल को प्राप्त किया है और पूरे देश में प्रसिद्ध भी हो गई है एक लेखिका के रूप में। ठीक है, तो आलो अंधारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर। तो इसका मतलब होता है कि अंधेरा क्या है? जो इनके जीवन में कष्ट थे, ठीक है, जो इन्होंने कष्टों को सहा है, अरे जो इन्होंने संघर्षों को झेला है, ये अंधेरे थे। और उजाला है जो ये लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं। अब उजाला ही उजाला इनकी जिंदगी में आ गया है। तो आलो अंधारी का अर्थ क्या हो गया? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। आलो अंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। ठीक है, अब आगे पाठ देखते हैं अपना। इसमें पहले हम अपना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। बेबी हालदार ने अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति के घर को छोड़ दिया था, क्योंकि पति के साथ उन्हें कुछ भी सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए वह पति का घर छोड़ आई थी और अब वह किराए पर अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वह अपना तथा बच्चों का पेट भरने के लिए काम की तलाश भी कर रही थी। पति के बिना बच्चों के साथ रहने के आसपास क्या है कि आसपास की जो औरतें थी वे उसके बारे में तरह तरह के सवाल करती थी, क्योंकि जब भी समाज में कोई अकेली औरत रहती है ना, तो समाज उसके बारे में तरह तरह की बातें ही करते हैं। उसके सामने कहता है कि एक जहाँ मैं काम करती थी, कि जिस कोठी में, वहाँ पर उस कोठी के सामने एक सुनील नाम का लड़का भी रहता था। तो उसने उसको भी काम के लिए बोल रखा था। तो फिर एक बार जब वह दोपहर में बच्चों को खाना खिलाकर लेटी थी, तो तभी वह सुनील नाम का लड़का आया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कहाँ पर चलना है? तो वह एक बंगाली के यहाँ ले गया था। तो वहाँ पे काम की बात हुई है, तो काम के लिए वहाँ जो साहब थे वे तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपका काम देखकर ही पैसे बताऊंगा। तो उसके बाद जब वह अगले दिन काम पर गई, तो वहाँ से एक बंगाली औरत निकल रही थी बड़बड़ाते हुए। तो उसको ये लगा, बेबी हालदार को, मेरे आने के कारण इसको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन उसने उसको कहा कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम साहब से बात करो। लेकिन साहब उसको समझा बुझा कर ले गए अंदर और फिर उसको काम समझाने लगे। बेबी हालदार ने जिसके घर में काम करना शुरू किया, वह उनसे काफ़ी बड़े थे और उनको क्या था, वह तातुश कहकर बुलाने लगी थी, क्योंकि वह उनको अपनी लड़की के समान ही समझते थे और उनका ध्यान भी रखते थे। तो इसलिए उन जो वे साहब थे, साहब को उसका काम करना भी बहुत अच्छा लगता था। वह उसको काम करते हुए देखते थे कि कितनी सफाई से ये काम करती है। एक बार तातुश ने बच्चों के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बच्चों के लिए भी उसने पढ़ाई का इंतज़ाम कराया। पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कहा कि यहाँ पास में स्कूल है, मैं उनका वहाँ पर दाखिला करा देता हूँ। तो जो तातुश थे, तातुश ने उनका बच्चों का वहाँ पर एडमिशन भी करा दिया।
उसके बाद फिर भी जो बेबी थी, बेबी हवलदार लेखिका थी, वह फिर भी परेशान रहने लगी हैं कि कैसे काम होगा, कैसे मेरा खर्चा होगा, क्योंकि किराया भी देना है। तो उसने क्या किया कि एक बार उसने मकान बदल लिया। तो मकान बदलने का उसको तातुश को मालूम नहीं हुआ, लेकिन जब सुनील नाम के लड़के से जब उसको पता लगा कि बेबी ने मकान बदल लिया है तो तातुश को बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर लेखिका से पूछा, बेबी हालदार से, कि तुमने मकान बदल लिया है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि ऐसा कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत थी तो मुझे बताना था। तो इस प्रकार से तातुश ने को बहुत बुरा लगा कि किसी और से पता लगा, लेकिन लेखिका फिर सोचती रही कि इनको कैसे मालूम हुआ कि मैंने मकान बदल लिया। फिर लेकिन उन्होंने बता दिया कि मेरे को सुनील ने बताया है। तो उसके बाद वह कमरा जब साफ करने गए, वहाँ 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थी। वह बंगला की एक किताब उलट पलट कर देखने लगी तो तभी तातुश कमरे में आकर बेबी से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगा। तो लेखिका ने फिर 6ठी 7वीं तक जो किताबें पढ़ी थी तो उसमें जो उसने लेखक पढ़े थे उन लेखकों के नाम बताए। तो तातुश खुश हो गई कि हाँ ये जानती है पढ़ना लिखना। तो फिर तातुश ने एक बंगला भाषा में उसको लेखिका को किताब दी और लेखिका को कहा कि ये तुम पढ़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगी तो अच्छा लगेगा। पहले तो लेखिका हिचकिचाहट करने लगी और लेकिन बाद में वह खुश हो गई और तैयार हो गई पढ़ने के लिए। तो वह किताब लेकर घर चली गई। फिर उसके बाद तातुश ने उसे एक कॉपी और पेन भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉपी में जो तुम्हें जो भी याद है या जो भी तुम अपने जीवन के बारे में लिखना चाहती हो। पहले तो लेखिका हिचकिचाहट करने लगी, लेकिन फिर जब तातुश ने उसका प्रोत्साहित किया और उसको लिखने के लिए कहा तो वह तैयार हो गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखूंगी। तो उन्होंने कहा तुमसे जैसा भी बने वैसा तुम उसको लिखना। तो वह तैयार हो गई है और वह कॉपी और पेन लेकर घर चली गई। तो फिर लेखिका क्या करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी क्योंकि उसे बात करने का समय ही नहीं मिलता था। और वह कुछ किताबें पढ़ती थी, कुछ फिर वो लिखती भी थी। तो इससे तातुश भी खुश होने लगे थे। तो फिर उस समय क्या होने लगा कि वहाँ जो मकान थे, जो उन्होंने कमरा लिया था, उस कमरे में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसको बहुत परेशानी हुई थी, बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था। वहाँ पे वॉशरूम भी नहीं था, वहाँ पर बिजली की भी समस्या थी। और वहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से वहाँ पे औरतें उनके बारे में बातें करती थी, यहाँ पर भी थोड़ी सी भी देर हो जाए तो यहाँ पर भी औरतें बातें करती हैं। जरा सी देर हो जाए तो मकान मालिक की स्त्री आके पूछने लगती हैं कि इतनी देर कैसे हो गई है, इतनी देर कहाँ रहती हो। तो इस प्रकार से तरह तरह के सवालों से जो लेखिका परेशान होने लगी थी। तो ये कहने लगी कि एक बार मकान मालिक जो वहाँ थी तो उन्होंने उसके स्वामी के बारे में कहा है कि तुम्हारा स्वामी भी नहीं है फिर भी तुम इतनी देर बाहर रहती हो, कहाँ घूमती रहती हो। तो मैं मन में सोचती थी कि मेरा स्वामी मेरे साथ था तब भी मैं इस प्रकार से अकेली थी और कहीं घूमने नहीं जाती थी और तब भी मैं परेशान रहती थी, और अब नहीं है तो अब भी इस प्रकार से ही मेरे को सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब उससे आदत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे औरतों का यही काम था कि इधर उधर की बातें करना, तो वह क्या करती थी, चुपचाप आंख बंद किए हुए चली जाती थी क्योंकि इसका कोई भी समाधान उसे मिल नहीं रहा था। तो ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ तक पढ़ा है तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती है। तो जब ये लेखिका ने अपना दूसरा मकान लिया तो वहाँ पे और भी ज़्यादा परेशान होने लगी और वह सोचने लगी कि मैं पहले मकान में स्वामी के साथ रहती थी लेकिन फिर भी मुझे सुननी पड़ती थी, और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ रहती हूँ तो भी मुझे सुननी ही पड़ती हैं। जो वहाँ पर अकेली भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती थी तो दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते हैं, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा भी करते थे। मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे वे
पानी पीने के बहाने से ना उनके घर में आ जाते थे और फिर उनको परेशान करते थे। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी। मतलब है कि वो डरती थी और वो क्या करती थी, अपने लड़के को कहती थी कि इनको पानी पिला दो और वहाँ से निकल जाती थी। इसी तरह जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते थे। कोई सीटी मारता था, कोई कुछ करता था। तो लेखिका बहुत परेशान रहने लगी। तातुस के यहाँ जब पहुँचती यह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटित हुआ है। तो एक तातुस के जो एक बंधु थे वे कोलकाता और दिल्ली में रहते थे और हमेशा लेखिका के पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। तो क्या है कि तातुस भी उससे अपने बंधु से उनके लेखिका के बारे में सब बातें करते रहते थे और चिट्ठियाँ लिखकर फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब जब पूछते रहते थे तातुस उनका जवाब दे देते। तो एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का एक बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उसे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसा बैठा था कि उसकी बगल से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में उसकी बातें को अनसुना न करती तो क्या करती। तो वह अनसुना करती रही और वो बैठा रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को मैं जल्दी से छोड़ दूँ। तो जब वह इस घर को लेकर परेशान हो गई, अनेक परेशानियां उसके सामने आने लगी, तो लेखिका ने ये सोचा कि अब मैं इस घर को छोड़ ही दूँगी। और क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, घर में कोई मर्द नहीं है, तो इसी कारण हर कोई मेरे को यहाँ पर परेशान करने आ जाता है। तो उसने कहा कि मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। तो इस प्रकार से लेखिका परेशान हो गई थी। तो फिर अगले दिन मैं अपने काम पर जाती रही, लेखिका उसी तरह काम करती रही और अपना घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास। आ वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी। ये क्या हुआ? मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई। सोचने लगी, बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? इतनी जल्दी दूसरा कहाँ घर मिलेगा मेरे को? बच्चों के पास बैठ के रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा, आसपास जो और घर भी थे उनका भी घर तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द था, बड़ा लड़का स्वामी जरूर थे, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ही थे, इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा हुआ था। जबकि दूसरों के घर के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग बचे थे, इसलिए रुक गए थे, क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था। मतलब है कि जो वहाँ के कुछ लोग अच्छे भी थे, जो लेखिका के बच्चों का ध्यान भी रखते थे। मुझे रोता देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे, क्योंकि जब लेखिका परेशान है तो बच्चे भी लेखिका को देखकर परेशान हो गए और वे भी रोने लगे थे। ऐसे मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा कोई अपना नहीं था। लेखिका के दो भाई थे, उनमें से कोई भी उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। उन्हें तो मतलब है कि ये भी नहीं पता कि उनकी बहन कैसे रह रही है। तो इसलिए लेखिका कहती है कि पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट लिखा है और कितना भोगना पड़ेगा। उस दिन कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोलादा आया। वह मुसलमान था, पास ही रहता था, तो उसका घर भी तोड़ दिया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से बहुत लगाव था। भोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किस तरह काटी, हम ही जानते हैं। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है।
तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। तो ये देखो कि जो भोला दा थे वो मुसलमान थे, फिर भी उनके मन में कितनी प्रेम भावना थी, उनसे लगाव था, उनकी कितनी फिक्र थी। उन्होंने फिर भी सलाह दी कि तुम जहाँ काम करती हो वहीं पर क्यों नहीं कहती हो अपने हिसाब से मकान के लिए। तो फिर लेखिका को याद आया कि हाँ, तातुश तो पहले ही कह रहे थे कि वे मुझे जगह भी दे सकते हैं। तो एक बार फिर लेखिका ने कहा कि हाँ, मैं बात करके देखूंगी। तो फिर आगे वह जाती है। फिर आगे लेखिका कहती है, मैंने उससे कहा कि भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। तो मतलब है कि लेखिका मन में तो सोचने लगी, लेकिन फिर ये कहने लगी कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी। तो फिर उन्होंने लेखिका ने भोला दा से कहा कि तुम एक बार मेरी तरफ से बात करो, क्योंकि मेरी तो उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो इस प्रकार से वे भोला दा को अपने साथ लेकर गई। तो वह बाहर ही खड़ा रहा भोला दा, और वह लेखिका अंदर चली गई है। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों लग रहा है। क्योंकि जो तातुश थे, तातुश एकदम जान गए कि हाँ, कुछ तो बात है, कुछ समस्या है। मतलब एकदम से उनके चेहरे से वे एकदम जान गए कि हाँ, किसी परेशानी में है ये। मैंने उन्हें फिर सारी बात बताई, लेखिका ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से लोगों ने बुलडोजर चलाकर उनके घर तोड़ डाले थे और बच्चों को बेघर कर दिया था। तो यह सुनकर तातुश फौरन बाहर गए और भोला दा से बातें कर मेरे पास आए और बोले कि तुम रात को क्यों नहीं चली आई, बच्चों को रात भर क्यों वहाँ रहने दिया है। तो तातुश ने एकदम से कहा कि तुम जाओ और अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ जाओ। एक ही बार कहने पर वे तैयार हो गए थे तातुश तो, और अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो वह सोचने लगी। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया था। तो उनके घर में एक छत पर कमरा था, उन्होंने उसके लेखिका के लिए वह खुलवा दिया था। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा लिया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी, अभी तो दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम तो खाना बना जाती थी, उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहाँ आ गई हो, दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। तो जैसे ही लेखिका उनके घर में रहने लगी तो तातुश को लगा कि हाँ, दोनों समय में गरम गरम खाना खा सकते हैं। तो लेखिका ने को यही कहा कि अब तुम दोनों समय तुम मुझे गरम गरम खाना खिला सकती हो। तातुश को अच्छा लगा, तो तातुश ने अपने मन की बात लेखिका को बताई। इसके बाद वे खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी थी। तो ये देखिए कि अब धीरे धीरे कितना बदलाव आ गया था कि पहले वे खाना बना कर चली जाती थी, वो खाना दोनों टाइम खाते थे, लेकिन जब से तातुश ने कहा तो वह भी समय पे काम करने लगी हैं, दोनों टाइम खाना बनाने लगी और गरम गरम खाना सबको खिलाने लगी थी। और वह कुछ काम अपनी मर्जी से भी करने लगी थी, क्योंकि उसको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और तातुश भी बेबी को ज़्यादा नहीं कुछ कहते थे, उसके काम में टोका टोकी भी नहीं करते थे। तो और उसका जो तातुश थे वे उसका ध्यान भी रखते थे कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों को खिला दिया क्या, ये सब चीज़ उस जो है लेखिका का पूरा ध्यान तातुश रखते थे। तो ये चीज़ ना बेबी को बहुत अच्छी लगती थी। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम करने पर लगी एक लड़की हो, या यह घर किसी और का है। इसे तुम अपना ही समझना, मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। तो मतलब है कि जब तातुश ने उनसे कहा कि तुम मेरी लड़की जैसी हो और तुम ये अपना ही घर समझना,
तो लेखिका अंदर से बहुत खुश हो गई और वे कहने लगी कि ये तो मैं ही जानती हूँ यहाँ आकर मैं कितनी खुश हूँ, अरे कितना अच्छा लग रहा है। कभी तबीयत खराब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाता। अगर लेखिका कुछ जरा सा भी कुछ हो जाता तो तातुश एकदम चिंतित हो जाते और एकदम से डॉक्टर को बुलाने लग जाते। तो इतना ध्यान रखते थे। कभी बच्चे बीमार पड़ते तो बच्चों के लिए भी फ़ौरन से दवाई ला देते थे। तो हर चीज़ का, छोटे से छोटी चीज़ का भी तातुश उनका ध्यान रखने लगे। तेल साबुन खाना पीना हर चीज़ का ध्यान रखना वो तातुश के उसमें व्यवहार में आ गया था। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता। मतलब है कि इतना सुख मिलने के बाद भी लेखिका कभी कभी परेशान हो जाती है, दुखी सी होने लगती है, उदास हो जाती है। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। मास यहाँ कहते हैं महीने को। 2 महीने से उसके पास कोई भी बड़े लड़के की खबर नहीं आई थी, जिसको सोचकर वह बहुत ही लेखिका परेशान हो रही थी। तातु शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे क्यों नहीं मिलती? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे। जब कोई जवाब नहीं आ रहा था तो कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं वह कहाँ रहता है। तातुश टोक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वह मेरे घर के पास ही रहते हैं। मैंने उससे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया कि किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे, मैं गई थी 1 बार नहीं कई बार, लेकिन वहाँ पर घूम फिर के लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं है। तातुश चिंतित होकर बोले, यह तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ ही पल बाद वह मुझसे कुछ कहे बिना बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना कि किसी से बातें कर रहे हैं कि साथ साथ मुझे बुला रहे हैं। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वे इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास गई और वहाँ पर फ़ोन पर बात किए जा रहे थे। बात करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किससे बात करूं? तो वह बोले, बात करो ना। मैंने फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हेलो हेलो की जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा तो मैंने तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है? वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, अरे मेरा बाबू। मैं फिर कान पर फ़ोन लगाया। बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। मतलब कि वो एकदम से खुश हो गई लेखिका अपने बेटे के बारे में जानकर। तो उसने अपने मतलब है कि लेखिका ने अपने बेटे से पूछा कि तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है। उसकी आवाज़ भी बदल गई है। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था, उसे देखने को मेरी इच्छा हो रही थी। तातुश भी समझ गए थे। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती हूँ और भी अच्छा लगेगा। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वहाँ वह ठीक है। मैंने सोचा, इन लोगों की यह व्यस क्या काम करने की है? व्यस कहते हैं उम्र। ठीक है। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा कि उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातुश शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन
कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो यह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं ये सोचकर बात टाल जाती, कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बात बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस्क का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। तो यहाँ पर तातुश के बारे में सोच रही थी वो, कि तातुश ने कहा था कि उसकी उम्र का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा था। उनकी ये बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी और मैं सोचती थी इसका मतलब क्या है। उन्हें मेरे लड़के का विश्वास नहीं है। वह कभी है क्यों नहीं कहते अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए कहती भी नहीं थी। तो मतलब वो मन में सोच रही थी कि ये जो तातुश हैं, तातुश मेरे दोनों लड़कों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बड़े लड़के को ये इतना क्यों नहीं प्यार करते और ये क्यों नहीं कहते कि उसको भी यहीं पर ले आओ। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं खुश हो गई। मतलब कि लेखिका जब उन्होंने कहा तातुश ने कि काली पूजा पर तुम अपने लड़के को यहाँ पर ले आओ, तो लेखिका एकदम खुश हो गई। वह फिर बोले उसके लिए यहीं कहीं काम देख लेते हैं और यहीं पर सब मिलजुल कर रहेंगे। तो बेबी की खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसने तातुश ने ये भी कहा कि बेबी जानती है बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बड़े लड़के को बुलाने के लिए कह दिया बेबी को। तो वह बहुत खुश हो गई है। उसके लिए ऐसी जगह काम देखेंगे कि जहाँ पढ़ना लिखना भी वह सीख सके, और ऐसा ही कुछ हमें काम करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटे काम पकड़ सकती हूँ, वैसे ही क्यों न करूँ। तातुश बोले उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगे तो आकर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, इतनी भाग दौड़ करना भी ठीक नहीं है, और उसकी क्या ज़रूरत है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, वैसे ही तुम चलाओ। तो जब उसने कहा कि मैं कहीं और भी काम देख लूँ, तो तातुश ने एकदम से मना कर दिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। इतनी भाग दौड़ में काम करोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो तातुश ने उसको ऐसा समझाया। तातुश की बातें सुनकर मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। मत है कि लेखिका बहुत इमोशनल हो गई थी, कि भावुक हो गई कि इस तरह से तो कभी मेरा किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। तातुश की बातें सुनकर बेबी सोचने लगी कि इस तरह से ये मेरा कितना ध्यान रखते, इतना तो ध्यान मेरे माँ बाबा ने भी कभी नहीं रखा। और वह बहुत ही इमोशनल हो गई थी। तो इस तरह से और बीच बीच में है कि जो तातुश के जो बंधु थे उनके भी चिट्ठी वगैरह आती रहती थी, और वह भी उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे लेखिका का। और वह हमेशा कहते थे लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। तो जो तातुश के बंधु थे वह भी उसको लिखने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और जो लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन लेखिका को बुलाया और बेबी से कहा कि तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, और मुझे उसका यहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब है कि तातुश ने कहा कि वहाँ पे जो वह काम करता है वह मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह इस तरह से दूसरों के घर में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और तातुश ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी की एक बच्चे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाए। तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। तो तातुश ने उसे कहा कि तुम आज ही अपने लड़के को ले आओ और यहीं पर ही वह पढ़ेगा और यहीं पर ही वह काम करेगा। तो लेखिका उस दिन गई और अपने लड़के को लेकर आ गई है। तो तातुश उसके लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वह काम भी सीखे और पढ़ना लिखना भी सीख जाए। अब लेखिका के पास तीनों बच्चे थे, वह फिर भी खुश नहीं थी। वह ये सोच रही थी कि मैं इनका खर्चा कैसे उठाऊंगी। खिला पहना तो वह रहे हैं, लेकिन अब आगे भी कुछ करना होगा।
वे कितना करेंगे, वे तातुश के बारे में सोचने लगी। तो हर समय वह अपने ये सोचने लगी मुझे और कहीं भी काम करना होगा। वह जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातुश समझ गई कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहते। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते और ये उसी समय खाने को कहते थे। तो मतलब है कि जब तातुश ने समझ लिया कि हाँ ये संकोच कर रही हैं, तो फिर तातुश अपने सामने ही खाना खिलाने लगे थे। तातुश ने एक दिन बेबी से कहा कि मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि यह तुम्हारा जेब खर्च है। तो ये जो है कि मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुनदा के 2 बंधु भी वहीं आकर रहने लगे। अर्जुनदा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बात करते थे। तो एक ही जो उनका छोटा लड़का था अर्जुनदा, छोटे लड़के का क्या नाम था तातुश के? अर्जुनदा। तातुश ने एक दिन बेबी से कहा कि मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि यह तुम्हारा जेब खर्च है। तो ये जो है कि मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुनदा के 2 बंधु भी वहीं आकर रहने लगे। अर्जुनदा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बात करते थे। तो एक ही जो उनका छोटा लड़का था अर्जुनदा, और क्यों ना लगते, उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते। जबकि अर्जुनदा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर दरकार कहते हैं, ज़रूरत होने पर ठीक है कुछ भी नहीं कहते, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उससे आकर पूछती अर्जुनदा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ? वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। तो एक ही जो अर्जुनदा था, अर्जुनदा का व्यवहार कैसा था? एकदम शांत था। वे बहुत कम बोलते थे और किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन जो इनके दोस्त थे, दोस्त आकर एकदम से बेबी से कुछ भी मांग लिया करते थे जो उनको चाहिए था। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था। तो ध्यान रखना कि जो अर्जुन दा के 2 दोस्त थे, जो सुखदीप थे, सुखदीप थोड़ा शर्मीले थे और कम बोलने वाले थे, और जो रमन दा थे, रमन दा थोड़े चंचल थे, वह सबसे बातचीत करते थे। तो यहाँ पे अब आगे पढ़ेंगे। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता था। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता। वह कहता देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। तो इस प्रकार से दोनों में कितना अंतर था? दोनों दोस्तों में, एक शर्मीला था, बहुत कम बोलता था, और जो रमन था, रमन सबसे बातें करता था और बेबी से भी उनके बच्चों के बारे में बातें करता रहता था और उसको समझाता रहता था। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। उनका अब समय खेलने का है, उन्हें खेलना चाहिए। उनका समय खेलने का नहीं है और पढ़ने का कब है, ये सब ध्यान रखना होगा। अगर ये पढ़ाई के समय खेलेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुश से पूछा बेबी का यह लड़का है या लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमन दा ने तब हंसकर कहा तभी तो मैं तो यह समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। नंदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही
उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया था और इसी बीच मेरा लड़का भी मेरे पास से चला गया था, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहाँ सब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुनदा, रमनदा और सुखदीपदा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें भी थी। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह के सवाल पूछती, तुम बंगाली हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम यहाँ अकेली रहती हो। मतलब है कि इस तरह से सवाल करती थी कि बेबी को वे परेशान कर देते थे सवाल। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते थे। मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते थे। मतलब औरतें तो बात करती थी वहाँ पे, जो कुछ लड़के भी आते थे और बंगाली थे, वे भी उनसे बातचीत करना चाहते थे। मौका न मिलता तो वे उनके बच्चों को ही बुलाते थे। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उनसे बात न करना कैसे संभव हो। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती थी और अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है मैं यह नहीं समझ पाती थी। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कहीं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से बातचीत ना करूं, तो इसलिए मैं भी जिससे भी बात करती थी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी और बातचीत करती थी तो अपने बारे में भी नहीं बताती थी। तातुश ने ठीक ही कहा था कि मैं भी वैसा ही सोचती हूँ और देखती हूँ कि लोग बात बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लग जाते हैं जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता था। आज हम बस इतना ही लेंगे। इससे आगे आगे की वीडियो में आगे कहानी आगे की वीडियो में देखेंगे कि और बेबी के जीवन में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं और बेबी ने किस तरीके से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अपना गृह कार्य करते रहिए। कहानी में जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं आप, उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए और उनका उत्तर लिखिए। जो मैंने मध्य में आपको मेन बातें बताई हैं उनको भी नोट करना, वह आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। ठीक है, साईं राम।